नाजरीन वेलकम टू माई चैनल। आज है नवंबर 14 और हर साल की तरह आज के दिन आलमी सतह पर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है WHO की जानिब से या आलमी इदारा बराए सेहत की जानिब से। तो आइए इस वीडियो में मुतालिया करते हैं हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए और अदाद व शुमारियात की तरफ भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि आया पिछले 20-22 साल से ये दिन मनाया जा रहा है लेकिन इसमें कोई ऐसी कमी होती हुई नहीं नज़र आ रही। लोग इस मर्ज़ से ज़्यादा मुब्तला हो जा रहे हैं और इसका पस मंज़र क्या है उस पर भी कुछ मुताला करेंगे और अस ख़ुद क्या करना चाहिए इस मर्ज़ से अपने आप को बचाने के लिए नतीजतन उसके बारे में भी कुछ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों पिछले कई सालों से मैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का मुतालिया कर रहा हूं और इस साल भी अगर हम worlddiabetesday.org की वेबसाइट में जाएं और कुछ हक़ाइक़ और शुमारियात की तरफ देखें तो 53 करोड़ बालिग़ लोग इस मर्ज़ में मुब्तला थे सन 2021 तक, यानी पिछले साल तक, और माना जाता है कि ये 64 करोड़ होने वाला है, यानी बढ़ने वाला है सन 2030 तक, और ये मज़ीद बढ़ेगा 2045 तक। ग़ालिबन 78 करोड़ लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होने वाले हैं। तो और ये भी माना जाता है कि 1.2 मिलियन बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, टाइप 1 डायबिटीज़। काफ़ी ख़र्चा हुआ है लोग इस मर्ज़ में इलाज का, यानी ग़ालिबन कुछ 966 अरब डॉलर खाली पिछले साल इस मर्ज़ को ट्रीट करने में ख़र्च किया गया है। तो नीचे जब हम आते हैं ये देखते हैं कि जो इनके इस दिन के जो आलमी सतह पर जो स्पॉन्सर्स हैं वो सारी कंपनीज़ हैं जो ये अद्वियात तैयार करते हैं। तो ये बात थोड़ी तशवीशनाक है कि पिछले 20-21 साल से हर साल इस मर्ज़ में इजाफ़ा ही होता जा रहा है लोगों का, और जो इसके स्पॉन्सर्स हैं वो सारे वो अद्वियाती कंपनीज़ हैं, वो सनत से मुंसलिक हैं जिनको बिग फार्मा कहते हैं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये मर्ज़ है क्या, थोड़ी बहुत उस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं और अज़ ख़ुद अपनी मदद आपके तहत हम किस तरह से कुछ ऐसे इक़दाम कर सकते हैं कि अपनों को और अपने आप को इस मर्ज़ से दूर रखें। दोस्तों इंटरनेट के आने के बाद पिछले 10, 15, 20 सालों में ये बात अभी ढकी छुपी नहीं रह सकती। हर कोई अपनी रिसर्च खुद कर सकता है, कई किताबें लिखी गई है, कई पॉडकास्ट होते हैं, यूट्यूब पे आप ऐसे माहिरीन डॉक्टर्स की बातें सुनकर हक़ाइक़ जो रिसर्च हो रही हैं वो उसको पेश करते हैं। उससे यही समझ में आ रहा है कि टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके नाम एक से हैं लेकिन उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। वो कैसे? टाइप 1 डायबिटीज़ में बुनियादी तौर पर जो हमारा लबलबा है, जो पैंक्रियाज़ है, वो काम करना छोड़ देता है, जिसके नतीजे में जो इंसुलिन रिलीज़ होती है उससे वो नहीं होती। और इंसुलिन एक अहम किरदार अदा करता है हमारे खून में जो शुगर इजाफी है उसको लेके उसको वो जाके उसका ज़ख़ीरा करता है और उसको वो तब्दील कर देता है ग्लूकोज से फैट्स में, चर्बी में। और ये इसलिए होता है ताकि जब हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपनी कारकर्दगी कर सकें, जब हम खा नहीं रहे होते तो वहाँ से चर्बी को पुल करके उसे हम बर्न करते हैं ग़िज़ा के तौर पे, तवानाई के तौर पर। तो जब लबलबा ही हमारा बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता तो ज़ाहिर सी बात है हमें बाहर से इंसुलिन इनटेक करना पड़ता है। तो ये मानते हैं हम, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटिक हैं वो दुनिया में उनका तनासब बहुत कम है कंपेयर टू जो टाइप 2 हैं। और दूसरी जानिब डायबिटीज़ 2 में ये माना जाता है, ये रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह अब हो चुका है, डॉक्टर्स, कई किताबें, कई रिसर्च ये प्रूफ करती हैं, ये साबित करती हैं कि डायबिटीज़ 2 में हमारा लबलबा कमज़ोर होता है, वो इंसुलिन बनाता रहता है। लेकिन उससे डायबिटीज़ 2 होने से पहले
ایک حالت ہوتی ہے جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، یعنی انسداد انسولین. وہ مسئلہ 5 10 15 سال تک رہتا ہے. اس کے بعد ہم حالت ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہوتے ہیں. یعنی اس حالت کو ریورس کیا جا سکتا ہے. در حقیقت ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا لبلبہ کمزور ہوتا ہے؟ وہ ہے ہماری طرز زندگی. ہمارے جو کھانے پینے کا جو نظام ہے وہ بالکل ہی غیر قدرتی ہوتا ہے. ہم اٹھتے ساتھ ہمیں ناشتہ چاہیے ہوتا ہے، اور اگلے لنچ سے پہلے یعنی کھانے سے پہلے ہم نے کچھ نہ کچھ ہم کھاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ڈنر سے پہلے بھی 4-5 بجے پھر کچھ کھاتے ہیں، اور ڈنر کرنے کے بعد بھی سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس چیز کو تسلسل سے کیے جانا 5 10 15 سال تک، اس کے نتیجے میں ہمارا جو لبلبہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور بجائے یہ کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو صحیح کریں، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹرز ہمیں انسولین پہ لگا دیتے ہیں. تو کیونکہ ہم بے وقت کھانا کھانے سے اور غلط کھانے سے ہمارا لبلبہ کمزور ہو جاتا ہے، اور بجائے یہ کہ ہم اس چیز کو کم کریں، اس مسئلے کو ایڈریس کریں، ہم ایڈریس کرتے ہیں سمٹمز کو. یعنی ہم باہر سے انسولین کھانا لینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ حل کبھی نہیں ہوتا. صرف ہمارے بلڈ سے انسولین ہٹ کے وہ ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں انسولین نہیں ہے، لیکن اگلے چند سالوں میں یہ مسئلہ بد سے بدتر ہوتا جاتا ہے. تو کیوں نہ اس کو ہم قدرتی طور پہ ٹھیک کریں، اور اس کا جانا مانا جو مقبول طریقہ ہے وہ ہے روزہ، اور لو کارب ہائی فیٹ ڈائٹ، اور ایکسرسائز. تو روزے سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ آئیے اسکرین پہ یا یہاں دیکھیں بورڈ پہ. انٹرمٹنٹ فاسٹنگ یعنی وقفے کا روزہ ایک بہت ہی مقبول طریقہ ہے اپنے لبلبے کو آرام دینے کا. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 8 گھنٹے کی نیند تو 24 گھنٹے میں لیتے ہی لیتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریباً 4 گھنٹے پہلے ہم نے اپنا کھانا روک لینا ہوتا ہے. اگر ہم لیٹس سے کہ 11 بجے سوتے ہیں تو 7 بجے اگر ہم اپنا کھانا روک لیں، اپنا ڈنر کر لیں، تو یہ 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اور آپ نے مزید 8 گھنٹہ اوسطاً آپ نیند کرتے ہیں. اور اٹھنے کے بعد بھی آپ سمجھ لیں اگر 7 بجے اٹھ رہے ہیں، 7 8 9 10 اور مزید 4 گھنٹے کچھ نہ کھائیں، یعنی اپنے روزے کو اور نیند کو ملا کے آگے اور پیچھے اس کے اور مزید کچھ گھنٹے آپ کھانا نہ کھائیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی میں کافی اجزاء جو ہیں کمزور ہوتے ہیں، وہ قدرتی طور پر ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کا جو لبلبہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 16 گھنٹے کس طرح سے بھوکا رہا جا سکتا ہے. یہ آپ نے وقفوں سے کرنا ہے. آپ نے ایک ساتھ یہ سب نہیں کرنا. آپ نے پہلے اگر آپ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ وہ کنٹینیو کریں، لیکن بیچ میں جو اس کے جو بریکس ہیں، سنیکس ہیں، وہ لینا چھوڑ دیں. پھر آپ کوشش کریں کہ سونے سے 2 گھنٹہ پہلے چند دن جو ہیں وہ آپ کھانا روک دیں، اور اٹھنے کے 2 گھنٹے تک کوشش کریں کہ کچھ نہ کھائیں. اور اگر کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے تو کافی یا چائے صرف پی لیں بغیر شوگر کی. اور اس طرح سے جو ہے آپ اپنا پھر وہ وقت جو ہے سونے سے پہلے بڑھا سکتے ہیں. ایک ہفتے کے بعد پھر آپ 3 گھنٹے کر لیں، اور 2-3 ہفتے کے بعد پھر آپ 4 گھنٹہ پہلے سونے سے کھانے کو روک لیں، اور اٹھنے کے بعد اسی طرح سے 2 گھنٹے، پھر 3 گھنٹے، پھر 4 گھنٹے، اس طرح سے آپ 16 گھنٹے اگر آپ اپنے جسم کو وقفہ دیں کھانے سے، انٹیک سے، آپ کمزور نہیں ہوں گے. یقین کریں یہ سب ابہام ہیں. یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اٹھیں اور یہ جوسز پئیں اور یہ ان کا بزنس چلے. یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے. لیکن آپ نے اپنے لبلبے کو ٹھیک کرنا ہے فاسٹنگ سے. یہ پہلا ہے. دوسرا ہے لو کارب ہائی فیٹ ڈائٹ، یعنی آپ نے وہ کھانے جو کھانے کے بعد
कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें जो खाने के बाद आपके बॉडी में जाते ही वो शुगर बनना चाहते हो, उसको आपने कम करना है, उसकी मिक़दार, यानी चावल, रोटी, आलू और इन चीज़ों को ऐसे इज्तनाब करना है। और ज़्यादा ज़ोर आपने सब्ज़ियों पे देना है, जो सब्ज़ रंग की सब्ज़ियां हों या दूसरे रंग की सब्ज़ियां हों उन पे आपने ज़ोर देना है। गोश्त पे भी आपने ज़ोर करना है, चिकन, मटन और अच्छी चर्बियां जो हैं कुदरती, उस पे ऑलिव ऑयल और इस तरह की चीज़ें जो हैं, नट्स वग़ैरह। और फ्रूट में अगर देखें, फ्रूट्स आपने जूसेस कम पीने हैं क्योंकि वो उनमें भी फ्रुक्टोस की जो मिक़दार है वो ज़्यादा होती है। लिहाजा आपने अगर फ्रूट्स खाने हैं थोड़े खाने हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को दोबारा रेगुलेट कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो के अख्ताम पे आ गया हूँ रैदर, और यही चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे गौर करें और अपनी मदद आपके तहत अपनी तरफ से भी रिसर्च करें। डॉक्टर्स जब आप जाते हैं, डेफिनेटली अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो आपने अपनी तौर पर सेकंड ओपिनियन भी लेना है, अपनी तौर पर रिसर्च भी करना है, और इस तरह से जो है हम अपने आप को इस मर्ज़ से जो है वो बचा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए हों। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।